प्रधान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाएं हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे मिलने वाली सीख हमारे समाज के लिए कितनी उपयोगी है यह भी साबित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हमने बहुत सारी कविताएं देखी और कहानियाँ भी हम लगातार देख रहे हैं। आज की कहानी है दूध का दाम। यह कहानी वर्णभेद के आधार पर और जाति भेद के आधार पर लिखी हुई कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता। उर्दू और हिंदी के यह प्रसिद्ध लेखक हैं और इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। यह पहले नवाब राय नाम से साहित्य में लिखते थे। उर्दू में पहले लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। हिंदी कहानी की विकास यात्रा हो या उपन्यास की विकास यात्रा हो, इनके साहित्य को केंद्र में रखकर ही हम उनके विकास क्रम को देखते हैं। इस तरह से प्रेमचंद जी का समग्र साहित्य, उपन्यास और कहानियाँ लगभग यथार्थवाद से प्रेरित हैं। यथार्थवाद उसे कहा जाता है जो जैसा है वह वैसा ही प्रस्तुत करना। प्रेमचंद जी ने तत्कालीन समाज में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उन्हें उजागर करने का प्रयास कहानियों के माध्यम से किया है। तत्कालीन समय एवं समाज में जो प्रथाएं प्रचलित थी, जो रीति रिवाज प्रचलित थे, उनसे अगर हमें रूबरू होना है तो प्रेमचंद के साहित्य को हमें पढ़ना पड़ेगा। आज की कहानी है दूध का दाम। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्व रखती है। महत्व इसलिए रखती है कि हमारा समाज किस तरह का समाज था और किस तरह से विचार करता था, किस तरह से उनकी सोच थी, यह हमें इस कहानी के माध्यम से पता चलता है। आइए आज हम देखते हैं इस कहानी को, दूध का दाम। यह कहानी, इसमें एक प्रमुख व्यक्ति है, एक दलित समाज दिखाई देता है, जिसका जो प्रमुख व्यक्ति है उस घर का वह गूदड़ नाम का व्यक्ति है और उसकी पत्नी का नाम भूंगी है। अर्थात यह समाज की सेवा करने वाला एक समुदाय है। और किस तरह से यह समुदाय की यह जो भूंगी है वह किस तरह से जमींदार महेशनाथ के बेटे का पालन पोषण करती हैं। अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, लेकिन ज़मींदार के बेटे को दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा करती हैं। लेकिन जब यह दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तब किस तरह से दूध का दाम, यानी कि भूंगी ने दूध जो पिलाया था उस महेशनाथ के बेटे को, उसका दाम उसके बेटे मंगल को अच्छा नहीं मिलता। जो समाज में वास्तव था उसका ही चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं इस कहानी को विस्तार से। बड़े बड़े शहरों में दाइयों, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनी का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के ज़मींदार थे, शिक्षित थे, जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले जाने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा उन्हें लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि आस पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मैं मरी आवाज़ से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर
रह जाएगा। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी बार झगड़ा हो चुका था। स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा न हो तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूंछे मुंडा लो। हाँ, मूंछे मुंडा लो। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूंछ मुंडाले दाढ़ीदार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूंछें मुंडूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूंड लेना भली मानस, मूंछें क्या फिर निकलेगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आज आधा रख लूँगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। अपना गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है, मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा। भूंगी ने दूर ही से कहा, इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। अर्थात इस औरत ने अपने बच्चे को रखा, लेकिन जमींदार के बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की बहुत खातिरदारियाँ होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पुरियाँ हलवा, तीसरे पहर को फिर रात का फिर गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का उसने प्रबंध कर दिया और वह उस हवेली में जाकर जमींदार के बेटे को दूध पिलाने का काम करने लगी। इसके एवज में उसने बहूजी अर्थात जमींदार की पत्नी को कहा कि बहूजी इस बार चूड़े लूंगी, कह देती हूँ। अर्थात दूध के लिए महेशनाथ और उसका घर जो है वह इस दलित परिवार को सब कुछ देने के लिए तैयार हो चुका था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और एक दिन अचानक सफाई करते समय भूंगी को एक सांप काटता है और जल्द उसको इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। मंगल यह भूंगी का लड़का है, उसका पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और वह अनाथ हो चुका है और ज़मींदार के ही दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर वह हमेशा टहलता रहता है। जो कुछ भी उसे जूठन मिलता है उस जूठन के आधार पर ही वह अपना जीवन बसर करता है। देखिए कितनी बड़ी विवंचना है कि जिसके बच्चे को दूध मिला वह तो अच्छा पाल पोस कर बड़ा हो गया, लेकिन मंगल जो है वह गरीब होने के कारण, दलित होने के कारण, वंचित होने के कारण वह वैसा ही रहा और उसे झूठन पर ही अपना गुजारा करना पड़ रहा है। एक दिन दोनों भी बड़े हुए थे और दोनों भी एक दिन खेलने लगे और खेल खेल में उस सुरेश ने, यानी कि ज़मींदार का बेटा सुरेश ने मंगल को कहा कि तू घोड़ा बनेगा और मैं उस पर सवारी करूँगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया, मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा कर थूल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांसें फूलने लगती थी। आखिर उसने रुककर कहा, घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। ये होता है अमीर लोगों का
एक अलग तरह का अंदाज, गरीबों पर अन्याय करने का यह एक तरीका होता है। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा, मंगल ने कहा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे, तुम पीछे से निकल जाओ, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते ही इसकी बदमाशी और भंगी है न यह, यानी कि गाली गलौज भी, एक जातिवाचक गाली गलौज भी उस मंगल को वह सुरेश देता है। देखते ही देखते झगड़ा हो जाता है। सुरेश अपने घर जाता है। वह बड़े ज़मींदार का बेटा है। अपनी माँ को वह विश्वास में लेकर कहता है कि मंगल ने मुझे छुआ, यानी कि जो छुआछूत की बीमारी है वह बीमारी उस समय के समाज को लगी हुई थी। अर्थात इस बच्चे को, इस अनाथ बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसे जो है प्रताड़ना का ही सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि दूध पिलाना खून पिलाने जैसा होता है। दूध का दाम तो बहुत अच्छा दाम मिलना चाहिए था, उस मंगल को सब कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मिल पाता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है मंगल के साथ। यहाँ देखिए प्रेमचंद जी की यह एक अजब कल्पना है। वह दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों की, यानी वंचित दलित लोगों की ज़िंदगी उस समय में किस तरह से खस्ता हाल वाली ज़िंदगी थी। कुत्तों की सी एक तरह से हम कहेंगे कि ज़िंदगी थी। जब कोठी पर, हवेली पर खाना परोसा जाता तो उसका जूठन जो है वह मंगल को मिलता, लेकिन अब वह नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में सुरेश ने कहा है कि मुझे उसने छुआ है। इस छुआछूत की बीमारी में मंगल को घर में डांट और फटकार का सामना करना पड़ता है। उसे वह भी याद आता है कि मेरी माँ ने इसको अपना दूध पिलाया है, लेकिन मुझे इसका क्या सिलसिला मिल रहा है। वह अपनी बात उस छोटे से कुत्ते को कहता है कि कैसी मेरी खस्ता हालत है कि मुझे यहाँ जो है ठीक ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा है। दोनों यह जो उन्हें कोसा जाता है सुरेश की माँ की ओर से, इसकी वजह से वह दोनों, कुत्ता और वह मंगल, उन्हीं खंडरों में जाते हैं जहाँ पर वे रहते थे। शाम तक वहाँ पर ही रहते हैं और शाम में वह दोनों वहाँ से वापस आते हैं। वहाँ वापस आते हैं जहाँ उन्हें एक आशा है, उस हवेली के सामने, उस ज़मींदार के घर के सामने वह बैठते हैं कि हमें परोसा हुआ या झूठन हमें खाने को मिल जाएगा, और वैसा ही होता है। और इस कहानी में सुरेश को अम्मा ने पाला था। वह कहता है, वह जो मंगल है वह कहता है कि सुरेश को अम्मा ने पाला था। टामी ने फिर दुम हिलाई, यानी कि कुत्ते ने। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। और टामी ने दुम हिलाए, अर्थात वह जो अपनी बात है वह अपनी बात उस कुत्ते को कह रहा है। दोनों की दशा एक सी है। दलितों, वंचितों की जो स्थिति थी उस समय में, या गरीबों की, उस स्थिति का यथार्थ चित्रण इस कहानी में हमें प्रेमचंद ने किया हुआ दिखाई देता है। दूध का दाम कहानी का मूल मंतव्य है। हमेशा से ही दलित, वंचित, अस्पृश्य जाति के लोगों पर सवर्णीय जाति के लोगों की ओर से अन्याय होता रहा है। अमीर और जमींदार वर्ग के लोग अपने स्वार्थ के लिए गरीबों को धन संपत्ति का आमिष दिखाकर फंसाते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। गरीब, वंचित, दलित लोग पैसों के खातिर सवर्णों के यहाँ काम करते हैं। भले अपना काम, अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भूल कर वह जी जान से वहाँ पर मेहनत करते हैं, और उन्हें उसका जो भुगतान है वह वैसा अच्छा भुगतान नहीं मिल पाता है। अस्पृश्यता की समस्या के कारण दलित समाज के लोगों की अवहेलना हुई है। भारतीय समाज का व्यवस्था का घिनौना रूप तत्कालीन जो है इस कहानी में चित्रित हुआ है। भंगी समाज की दयनीय और वास्तविक स्थिति का यथार्थ चित्रण भी इस कहानी में हुआ है। जाति भेद, धर्मभेद के कारण पनपी अमानवीयता का चित्रण इस कहानी में हमें दिखाई देता है।
आज इस कहानी को आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।